नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन बात करेंगे विज्ञान के 18वें पार्ट, जिसमें अपन पढ़ेंगे भारतीय वैज्ञानिक, उनका जीवन परिचय और उनकी कुछ उपलब्धियों के बारे में। वैसे तो बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, लेकिन अपने इस चैप्टर में कुछ खास वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ेंगे और उनके क्या क्या उपलब्धियां रही है उसके बारे में अपन जानेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले अपन देखते हैं जो विज्ञान के जो पक्ष हैं वो दो पक्ष हैं। पक्ष मतलब क्या कह सकते हैं, यानी विज्ञान को दो तरह से विज्ञान अपना काम करता है। किस तरह से? एक तो करता है अनुप्रयोगात्मक विज्ञान। अनुप्रयोगात्मक विज्ञान का मतलब होता है जो देश की अर्थव्यवस्था को ऊपर लाने के लिए जिस तरह से विज्ञान काम करता है उसको अपन कहते हैं अनुप्रयोगात्मक विज्ञान। ठीक है, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए काम करता है। दूसरा है आधारभूत विज्ञान। ये किसके लिए? ये होता है जो वैज्ञानिक मानसिकता, समझ, स्वीकार, जो नई नई खोजें होती हैं, नए नए आविष्कार किए जाते हैं, वो इसके अंदर आता है। इसमें भी आविष्कार आते हैं वो देश की अर्थव्यवस्था के लिए। ठीक है, तो इस तरह की जो विज्ञान के दो पक्ष हैं, एक काम करता है अर्थव्यवस्था के लिए और दूसरा वैज्ञानिक मानसिकता के लिए। अब अपन देखते हैं वैज्ञानिक वैसे तो भारत में बहुत हुए, जो भारत से मतलब अपन कह सकते हैं ईसा पूर्व से ही क्या होता है, वैज्ञानिक अपना अपना काम कर रहे हैं। तो देखते हैं अपन कुछ वैज्ञानिकों के बारे में। सबसे पहले है वैज्ञानिक सुश्रुत। देखो, सुश्रुत के बारे में जानते हैं तो इनका ये माना जाता है कि ये विश्वामित्र के वंशज माने जाते हैं। जो विश्वामित्र थे, आपने पढ़ा है, जो शासक, उनके वंशज इनको माना जाता है। इनका जन्म 600 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी सुश्रुत का जन्म 600 ईसा पूर्व हुआ था, यानी ईसा से 600 वर्ष पूर्व हुआ था। चिकित्सा जो ज्ञान है इन्होंने ये कहां से प्राप्त किया था? तो ये एक धन्वंतरी आश्रम है, वहां से इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। धन्वंतरी आश्रम से इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। सर्वप्रथम शल्य चिकित्सा का परिष्कार किया इन्होंने। सबसे पहले शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन करने का सबसे पहले श्रेय इन्हीं को ही जाता है। इन्होंने सबसे पहले ऑपरेशन करने का मतलब आविष्कार किया। उसके बाद है शल्य चिकित्सा से पहले उपकरण गर्म करना, यानी ये भी बताया कि शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन करने से पहले उपकरण जो भी उसके काम में लेने हैं उनको अच्छी तरह गर्म कर लेना। गर्म करने से क्या होते हैं, उस पर जो भी जीवाणु, कीटाणु हानिकारक होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं, जिससे व्यक्ति का ऑपरेशन करे तो कोई भी इन्फेक्शन होने के चांसेस ना रहे। इसके बाद है इन्होंने सबसे पहले नाक, कान व होठों की प्लास्टिक सर्जरी के बारे में भी इनके ग्रंथों में पढ़ने को मिलता है। यानी इन्होंने उसी समय, यानी ये इतने समय पहले, ईसा से पहले, ईसा जो जन्म हुआ उनसे पहले इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी, जो अभी अपन सुनते हैं प्लास्टिक सर्जरी के बारे में, उन्होंने उसी समय नाक की, कान की और होठों की प्लास्टिक सर्जरी की थी। ऐसा उनके ग्रंथ में हमें मिलता है। इसके बाद में देखो आगे, प्लास्टिक सर्जरी का पिता भी इनको कहा जाता है। देखो यहाँ पे पर्सन किस तरह से बनता है आपने देखे होंगे, जैसे मिलान वाले जो पर्सन आते हैं उसमें लिखा होता है मिसाइल मैन, बर्ड मैन, और सामने जैसे इसे दे दिया प्लास्टिक सर्जरी के पिता, तो उसके सामने ऑप्शन दिए होते हैं, उनको अपने मिलान करना होता है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात अपने को ध्यान रखनी है कि प्लास्टिक सर्जरी के पिता किसे कहा जाता है? सुश्रुत को कहा जाता है। शल्य चिकित्सा के 101 यंत्रों का ज्ञान इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया, यानी शल्य चिकित्सा में काम आने वाले आज जो अपन काम में लेते हैं, जो चिमटे, फॉरसेप्स वगैरह जो काम आते हैं, उन्होंने उसी समय उन उपकरणों के बारे में बता दिया था। आज हो सकता है कुछ नए उपकरण आगे हों और उन्हीं उपकरणों में थोड़ा बहुत चेंजेस करके मॉडर्न के हिसाब से कर दिया है, लेकिन उपकरण उनके द्वारा बताए गए वही काम में लिए जा रहे हैं शल्य चिकित्सा में, यानी ऑपरेशन करने में। उस समय उन्होंने कहा था शल्य चिकित्सा के लिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना, यानी व्यक्ति का जहां ऑपरेशन किया जाता है उस जगह को बहुत ही साफ सुथरा रखा जाता है, ताकि किसी प्रकार का व्यक्ति को इन्फेक्शन न हो जिसका ऑपरेशन किया जा रहा है। और इनके द्वारा रचित एक बहुत ही अच्छा ग्रंथ है जिसके बारे में आपसे 1 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है, या मिलान वाला, कि इनके द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो सुश्रुत संहिता इनके द्वारा रचित ग्रंथ है, सुश्रुत संहिता, जो इनके द्वारा लिखा गया है। तो ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पर्सन है जिनसे पूछा जा सकता है किसके द्वारा रचित है, तो इनके द्वारा रचित है ये ग्रंथ। तो इन बातों को आपको इस पॉइंट के थ्रू याद रखना है। छोटे छोटे पॉइंट्स बना के याद रखेंगे तो आपको याद भी आसानी से रह जाएगा और इसके बारे में आप आसानी से जानकारी पूरी रख सकते हैं, ताकि आपको इसमें आने वाला पर्सन है वो आप आसानी से कर पाओ। आपको इस तरह से छोटे छोटे पॉइंट बना के इसे याद करना है ताकि आप इसको आसानी से याद कर सको। जैसे विश्वामित्र के वंशज, जन्म 600 ईसा पूर्व, धन्वंतरी आश्रम में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, सबसे पहले ऑपरेशन के बारे में बताया,
उपकरणों को गर्म करने के बारे में बताया, प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बताया, जिनके कारण इसको प्लास्टिक सर्जरी के पिता भी कहा जाता है, शल्य चिकित्सा में काम आने वाले उपकरणों के बारे में बताया, साफ सफाई का ध्यान रखने के बारे में बताया, और इनके द्वारा रचित ग्रंथ है जो है सुश्रुत संहिता। तो ये थे सुश्रुत के बारे में जानकारी। इसके बाद में अपन अगले वैज्ञानिक देखते हैं जिनके बारे में पढ़ते हैं, वो है चरक। चरक जो है वो आयुर्वेद चिकित्सा के महान आचार्य हैं। यानी आयुर्वेद जो अपन पढ़ते हैं, आयुर्वेद जैसे अपन चिकित्सा पढ़ते हैं एलोपैथिक, वैसे ही आयुर्वेदिक भी होता है, ठीक है, होम्योपैथिक आयुर्वेदिक। तो आयुर्वेदिक के जो महान आचार्य हैं वो चरक को माना जाता है। ये उपापचय और शरीर की प्रतिरक्षा की अवधारणा, यानी शरीर में जो पाचन की क्रिया है और जो शरीर में प्रतिरक्षा प्रदान करता है, शरीर के अंदर जो अपने रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, उसके बारे में इन्होंने उसी समय इनकी अवधारणा दे दी थी। इसके बाद में इन्होंने शरीर के 3 दोष, यानी 3 जो मेन बात बताई थी वो थी पित्त, कफ एवं वात। यानी इन तीनों के असंतुलन के कारण हमारे शरीर में कोई ना कोई रोग होता है। अगर इन तीनों में किसी भी कारण से कोई असंतुलन हो जाता है, जिससे हमारे रोग में, हमारे शरीर में क्या हो जाता है, कोई ना कोई रोग हो जाता है। इसके बाद में ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके पूछा हुआ भी एक बार प्रश्न, इनके द्वारा जो ग्रंथ है इनका, उनका नाम है चरक संहिता। देखो पहले अपने सुश्रुत पढ़ा था, सुश्रुत का जो ग्रंथ था उसका नाम था सुश्रुत संहिता, यहाँ पर है चरक, तो इनका ग्रंथ है चरक संहिता। जो कौन सी भाषा में लिखा हुआ है, संस्कृत भाषा में। ये प्रश्न पूछा था, जो चरक द्वारा रचित ग्रंथ है वो कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो संस्कृत भाषा में रखा गया है, ठीक है। और इसके अंदर ये ध्यान रखेंगे, ये इसके 8 खंड हैं। कितने खंडों में है ये? 8 खंड हैं, जो गद्य और पद्य दोनों में है। गद्य और पद दोनों में है, ये 8 खंड हैं इसके। उसके बाद देखो उन्होंने आज से लगभग 2000 साल पहले ही क्या किया था, अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन, यानी अनुवांशिकता के नियम को समझ लिया था, जो अनुवांशिकी लक्षण है उनको समझ लिया था। जैसे अपने तीसरे पार्ट में पढ़ा था, मेंडल के जो नियम पढ़े थे, मेंडल ने जो नियम दिए थे उनसे तो अभी दिए थे, मतलब आज से 200 साल पहले लगभग, लेकिन इन्होंने आज से 2000 साल पहले उनका पता लगा लिया था कि यानी शिशु का लिंग निर्धारण कैसे होता है, यानी लड़का होगा या लड़की, इसका निर्धारण कैसे होता है। और साथ में ही बच्चों में अनुवांशिक दोष, यानी अगर किसी के माता या पिता में कोई दोष है, जैसे आंखों का कोई दोष हो गया, पैरों का कोई दोष हो गया, ठीक है, जैसे लंगड़ापन, अंधापन, ये तो उसके बच्चे में होने के चांसेस होते हैं, वो क्या कहलाता है, अनुवांशिकी दोष कहलाता है। तो ये भी उन्होंने उसी समय इसके बारे में पता लगा लिया था। इसके बाद में इन्होंने ये बताया कि शरीर का जो केंद्र है वो हृदय है। शरीर का केंद्र क्या है? हृदय है, और ये धमनियों से इसमें जुड़ा हुआ होता है, सारी धमनियां इसी से जुड़ी होती है। उसके बाद में इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया बात कही थी, चिकित्सक को रोगी से किसी प्रकार की शत्रुता नहीं रखनी चाहिए। आपका कोई भी भले पारिवारिक मामला या निजी कोई भी संबंध हो, लेकिन जिस समय कोई आप एक चिकित्सक के पद पर हैं और आपसे कोई रोगी इलाज करवाने आया है, तो आप उसी तरह उसको ट्रीट करेंगे। वहां पर आपके दूसरे संबंध बीच में काम में नहीं आने चाहिए, किसी प्रकार की वो शत्रुता आप वहां पर नहीं दिखाएंगे। और कहा चिकित्सक को सदैव ज्ञान की खोज में रहना चाहिए। अगर कोई डॉक्टर बन गया है, चिकित्सक बन गया है, तो उसे हमेशा नई नई चीजें और सीखते रहना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करता रहना चाहिए। इसके बाद में इन्होंने कहा चरक का मतलब क्या होता है। जो चरक शब्द है, इनको चरक क्यों कहा जाता है? क्योंकि चरक शब्द का अर्थ होता है चलना। क्या अर्थ होता है? चलना। ये क्या करते थे, दूसरे गांव में दूर दूर तक पैदल चलकर जाते थे। किस लिए? लोगों का इलाज करने और लोगों को इस आयुर्वेदिक शिक्षा का ज्ञान देने के लिए, यानी ज्ञान देने, शिक्षा देने के लिए और इलाज करने के लिए दूर दूर तक पैदल चलकर जाते थे। इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? चरक पड़ा। तो इस तरह से आपको ध्यान में ये चीजें पॉइंट, बस इतना ध्यान में रखेंगे तो आप इसको आसानी से ध्यान में रख पाएंगे। देखो पहला पॉइंट, आयुर्वेद चिकित्सा के महान आचार्य थे। दूसरा, उपापचय और शरीर की प्रतिरक्षा की अवधारणा इन्होंने दी। ठीक है, शरीर में 3 जो कार्य हैं उसके कारण जो असंतुलन होता है उससे रोग हो सकते हैं, पित्त, कफ और वात। इसको आप अच्छी तरह याद रखें, पित्त, कफ और वात। उसके बाद में इनके द्वारा रचित ग्रंथ है चरक संहिता, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जिसके 8 खंड है और गद्य या पद दोनों में ही है। उसके बाद शिशु लिंग निर्धारण व बच्चों के अनुवांशिक दोषों के बारे में इन्होंने उसी समय बता दिया था, आज से लगभग 2000 वर्ष पहले। शरीर का केंद्र किसे बताया? हृदय। और डॉक्टर और पेशेंट को किसी तरह की आपस में शत्रुता नहीं रखनी चाहिए, और डॉक्टर को सदैव ज्ञान के तत्पर रहना चाहिए। और इनका नाम चरक क्यों पड़ा? क्योंकि ये चलकर लोगों का इलाज करने और शिक्षा देने के लिए जाते थे। तो ये थे चरक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी।
इसके बाद देखते हैं तीसरे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जो है वो है सीवी रमन। सीवी रमन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनमें से प्रश्न काफी बार पूछे गए हैं, तो आपको इसको अच्छी तरह तैयार करना है। सीवी रमन का पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन था। क्या था पूरा नाम इनका? चंद्रशेखर वेंकट रमन। इनका जन्म 7 नवंबर 1888 को तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में हुआ था। यानी इनका जन्म 7 नवंबर 1888 को तिरुधरा यानी तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। फिर इनके पिता का नाम चंद्रशेखर अय्यर और माता का नाम पार्वती अमल था। ठीक है। और 19 वर्ष की आयु में इन्होंने भौतिक विज्ञान में एमएससी कर ली थी। एमएससी यानी अपन बीए या बीएससी करने के बाद में एमएससी जो करते हैं, मास्टर डिग्री जो लेते हैं, वो इन्होंने 19 साल की उम्र में फिजिक्स में ले ली थी, यानी भौतिक विज्ञान में। सरकार द्वारा उप महालेखपाल नियुक्त किए गए, यानी इनको फिर उसके बाद में एक सरकारी नौकरी भी मिल गई थी उप महालेखपाल की। ठीक है, अकाउंटेंट से रिलेटेड एक पोस्ट थी और 1917 में उस पोस्ट को इन्होंने वापस छोड़ दिया, क्योंकि ये अपना अध्ययन पूरी तरह से नहीं कर पा रहे थे इस जॉब के कारण। तो फिर उन्होंने क्या किया, उसके बाद में कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर बने। कलकत्ता विश्वविद्यालय में क्या बने? भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर बने। और वहां रहते ही इन्होंने क्या किया था? रमन प्रभाव की खोज की थी। और 1928 में इन्होंने क्या किया था? रमन प्रभाव की खोज की। और 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला और 1954 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया, यानी इनको भारत रत्न भी 1954 में दिया गया। इसके बाद में बात करें रमन प्रभाव है क्या, ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, रमन प्रभाव क्या है? तो देखो, जब प्रकाश द्रव्य माध्यम में प्रवेश करता है, यानी कोई भी द्रव्य जैसे पानी हो गया, तो इसमें प्रवेश करता है तो क्या होता है? प्रकाश और द्रव्य के मध्य एक अंतः क्रिया होती है, आपस में एक क्रिया होती है जिसको अंतः क्रिया कहते हैं, जिसे परकीनन कहा जाता है। प्रकाश का परकीनन कहा जाता है, जिसके कारण आपको पता है पानी का रंग, जो समुद्र का रंग है, वो नीला दिखाई देता है, आसमान का रंग नीला दिखाई देता है, उसका कारण भी इन्होंने बताया। यानी रमन प्रभाव क्या है? जब प्रकाश द्रव्य माध्यम से गुजरता है तो प्रकाश व द्रव्य में अंतः क्रिया होती है, जिसे प्रकाश का परकीनन कहा जाता है। ठीक है। अब देखो, इन्होंने समुद्र व आकाश का नीला रंग होने का भी कारण बताया। इन्होंने कारण बताया था कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है, और अंतरिक्ष में जाने के बाद अपने को आकाश नीला नहीं दिखाई देता है, फिर अपने को आकाश ब्लैक कलर का दिखाई देता है, यानी काले कलर का। और ठोस, द्रव्य व गैस के बारे में भी इन्होंने अध्ययन किया, यानी पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में भी इन्होंने अध्ययन किया। इसके अलावा इन्होंने चुंबकीय शक्ति, एक्स किरणें और पदार्थ की संरचना, वर्ण, ध्वनि आदि के बारे में भी इन्होंने कई अध्ययन किए, कई प्रयोग किए। यानी चुंबकीय शक्ति, किसी भी पदार्थ में चुंबकीय शक्ति क्यों होती है, चुंबक की शक्ति का कारण क्या है, एक्स किरणें, जो किरणें होती है उसके कारण, पदार्थ की संरचना के बारे में इन्होंने अध्ययन किया, वर्ण के बारे में, ध्वनि के बारे में इन्होंने अध्ययन किया। और इनका 20 नवंबर 1970 को इनका देहांत हो गया। 20 नवंबर 1970 को सीवी रमन का देहांत हो गया। इन्हीं के ही 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? इन्होंने 28 फरवरी को क्या किया था? इसी समय इन्होंने जो अपना रमन प्रभाव दिया था, इसी के उपलक्ष्य में विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो 28 फरवरी विज्ञान दिवस मनाए जाने का कारण क्या है? सीवी रमन का रमन प्रभाव। तो ये था इनके बारे में। देखो, सिंपल सी बातें याद रखनी। इनका जन्म कब हुआ? इन्होंने एमएससी की थी भौतिक में, उप महालेखपाल के पद पर नियुक्त हुए, फिर वहां से छोड़कर कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने, वहां पर इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। और रमन प्रभाव है क्या, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह ध्यान में रखना है। तो ये बातें आप इसके बारे में अच्छी तरह ध्यान में रखेंगे। इसके बाद जो अगले महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं वो है होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा के बारे में बात करते हैं तो ये सिर्फ महान वैज्ञानिक ही नहीं, एक बहुत ही बड़े प्रशासक और चित्रकार भी रहे हैं। इनके चित्रकार ब्रिटिश प्रदर्शनी में भी अभी सुरक्षित रखे गए। ब्रिटिश में एक कोई प्रदर्शनी, मतलब जहां पर चित्र सुरक्षित रखे जाते हैं, वो वहां पर इनके चित्र सुरक्षित रखे गए हैं। इनका जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई में पारसी परिवार में हुआ था। ये मतलब पारसी परिवार में जन्मे थे। इनका उच्च अध्ययन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हुआ था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है यूके की, जिसके अंदर इन्होंने अपना अध्ययन किया था। अध्ययन करने के बाद में इन्होंने कॉस्मिक किरणों व परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में कई अनुसंधान किए, यानी कॉस्मिक किरणों की इन्होंने खोज की। ये जो कॉस्मिक किरणें हैं, इन्होंने डब्ल्यू हिटलर के साथ मिलकर ऐसा कार्य किया था। इनकी खोज, कॉस्मिक किरणें क्या होती है? ये तो किरणें वायुमंडल में दूसरे बाहर से आती है और वायुमंडल के अंदर जो कण होते हैं वायु के ऋण से
क्रिया कर लेती है और इलेक्ट्रॉन जैसे कण बनाती है, जिन कणों को क्या कहा जाता है, सोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोन। सोन क्या होते हैं, कण होते हैं, ठीक है, इनको कहा जाता है, जो वायुमंडल से कॉस्मिक किरणों से क्रिया करके ये बनते हैं। इनके निर्देशन में अप्सरा, साइरस और जर्लिना रिएक्टर जैसी स्थापना हुई। इनकी मतलब इनकी खोज इन्हीं के ही निर्देशन में हुई, अप्सरा, साइरस और जर्लिना रिएक्टर की। 1963 में भारत में पहले परमाणु बिजली घर का निर्माण हुआ। कहां पर, तारापुरा में। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, एक बार एग्जाम में पूछा हुआ भी है, भारत में पहला परमाणु बिजली घर का निर्माण कहां पर हुआ, तो तारापुरा में, ठीक है। और किसके निर्देशन में हो रहा है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के। भारतीय परमाणु विज्ञान के पिता कहा जाता है इनको, भारतीय परमाणु विज्ञान के पिता किन्हें कहा जाता है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। इसके बाद जनवरी 1966 में एक हवाई यात्रा करते हुए जो प्लेन का क्रैश होने के कारण, यानी हवाई दुर्घटना के कारण इनका देहांत हो गया। और इन्हीं के ही मतलब उन्हीं की याद में परमाणु शक्ति संस्थान ट्राम्बे का नाम बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया गया। यानी जो परमाणु शक्ति संस्थान ट्राम्बे था, जिसका नाम बदलकर अब भाभा परमाणु अनुसंधान कर दिया गया है। तो ये था होमी जहांगीर भाभा के बारे में। क्या बातें अपने को ध्यान में रखनी है, विशेष जो पॉइंट लिखे हुए इतनी बातें आपको महत्वपूर्ण ध्यान में रखनी है। मेन पॉइंट इसी में ही सारे कवर हो जाते हैं। इसमें 1 नंबर का भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, मिलान वाला भी पूछा जा सकता है, और जो सीधा इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखनी, महान वैज्ञानिक ही नहीं, एक प्रशासक और चित्रकार भी रहे हैं। इनका जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई में हुआ था, ठीक है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। इन्हीं के निर्देशन में कॉस्मिक किरणें और परमाणु ऊर्जा का क्या हुआ, अनुसंधान की। इन्हें कॉस्मिक किरणें, जो किरणें वायुमंडल के बाहर से आती है और वायुमंडल कणों के साथ अभिक्रिया करके इलेक्ट्रॉन जैसे कण बनाती है, जिन कणों को सोन कहा जाता है। उसके बाद में इन्हीं के निर्देशन में अप्सरा, साइरस और जर्लिना रिएक्टर जैसे इनकी स्थापना की गई। 1963 में भारत में पहले परमाणु बिजली घर का निर्माण हुआ तारापुरा में। इसके बाद में इनको भारतीय परमाणु विज्ञान के पिता भी कहा जाता है, होमी जहांगीर भाभा को। और 24 जनवरी 1966 को इनका हवाई दुर्घटना में देहांत हो गया और इन्हीं के नाम पर परमाणु शक्ति संस्थान ट्राम्बे का नाम बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया गया। तो ये थे इसके 4 महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जो अपने पढ़े थे। इस चैप्टर में टोटल 8 है, तो 4 अपने बात कर लिया है इसके बारे में। तो इस तरह से आप छोटे छोटे तौर नोट्स बनाकर इनको याद करेंगे तो बहुत ही आसानी से ये आपको याद भी हो जाएंगे। और छोटे पर्सन अगर मिलान वाले या फिर छोटा पर्सन इससे देता है तो भी अपने इसको आसानी से कर सकते हैं। तो ये था इसका पहला पार्ट। उम्मीद है आपको ये अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया होगा। आगे के जो बचे हुए इसके 4 वैज्ञानिक है वो अपन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।